मारियो और मेरे पर्सपेक्टिव से हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि वो डंक अब तक के एक डंक से होने वाली सबसे खराब रिएक्शन में से एक थी। अब तक का सबसे बुरा अनुभव। ये डंक मेरी बाह में फंस गया है। काइट तुम्हें मुसीबत लगे तो बता देना। तो क्या हालचाल है काइट पैक और बेस कैंप के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत। क्योंकि ये जो एपिसोड है वो जापानीज विशाल हॉर्नेट के डंक के ठीक बाद का एपिसोड है, तो आप लोग देखना चाहेंगे? ये देखो, ये रहा। और अगर मैं इस एपिसोड के लिए बिल्कुल सही नहीं हूँ तो शायद इसीलिए क्योंकि मुझे डंक लगे हुए सिर्फ हम अभी भी जापान में है। हाँ, और हम अंदर है। हम अंदर में क्यों है मारियो? यार देखो, दरवाजे के बाहर है ना, अभी भी तूफान चल रहा है, इसलिए एक बार तुम भी देख लो बाहर। टाइफून ट्रेनी ठीक बाहर है, लेकिन हमें अभी वीडियो भी फिल्माना है ना। हमें ये दिखाना कि आपके हाथ का क्या हुआ। हाँ बिल्कुल, हमने सोचा कि ये थोड़ा सा अलग आफ्टर मैथ वीडियो बनाना दिलचस्प होगा, ताकि हम इसकी डिटेल में जा सके और इस डंक का विश्लेषण कर सके, क्योंकि ये वाकई में इस चैनल पर अब तक के दिखाए सबसे एपिक में से एक था। बिल्कुल, अभी सिर्फ 12 घंटे हुए, लेकिन पहले से ही मेरा मतलब है कि अपने हाथ को देखो, मतलब है ये बहुत बड़ा हो चुका है। और क्या कहें इसके बारे में, ये पूरा पंप किया हुआ हॉटडॉग जैसा दिख रहा है। और सूजन जो है वो मेरी कोहनी से लेकर यहाँ मेरी कलाई तक में है, और अगर आपने कांटा चुभोया यहाँ पर जोर से तो ये वाकई में फट जाएगा। इनको एक बार पॉपाई इफेक्ट दिखाओ। हाँ, थोड़ा सा ऊंचा करके। आप पालक खा रहे हो ना? नहीं, मैं जापानी जायंट हॉर्नेट का जहर हाथ में ले रहा हूँ। मैं इसकी सलाह नहीं देता दोस्तों, मेरा विश्वास करना, ये 12 घंटे बहुत कष्टदायक रहे हैं। और मारियो, जैसा कि हम जानते हैं कि जापान में हॉर्नेट की कई प्रजातियां हैं, और उनमें से भी हम सबसे बड़ी वाली के पीछे गए थे। हाँ, इस रीजन की ट्रेवलिंग करते वक्त स्वाभाविक रूप से हर कोई हमसे जापानी विशाल हॉर्नेट के बारे में पूछने वाला था, है ना? इसलिए हमारे शोध से हमने निर्धारित किया कि कई प्रजातियां हैं, उनमें से बहुत कुछ तो समान दिखती है। हम उनमें से कुछ लाए हैं। ठीक है, ये वाकई में बहुत बढ़िया है। जिस एंटोमोलॉजिस्ट के साथ हम इस फील्ड में काम कर रहे थे, उसने हमें शानदार कलेक्शन गिफ्ट में दिया। इसे देखिए, तो ये जापान में रहने वाली 4 सबसे बड़ी हॉर्नेट की प्रजातियां हैं, और एकमात्र असली विशालकाय ये है जो ये यहाँ पर ऊपर लेफ्ट वाले कोने में है। बिल्कुल, और ये वही प्रजाति है, असली जापानीज विशालकाय हॉर्नेट। और वाकई मुझे इसी ने डंक मारा था। जरूर, हमें शुरू में एक को खोजने में वाकई थोड़ी कठिनाई हुई थी, और हमने एक को पकड़ा जो हमें लगा कि विशालकाय हॉर्नेट है, लेकिन आगे की रिसर्च में हमने पाया कि वो नहीं था। हाँ, ये वास्तव में था। अच्छी बात है। ये हम वास्तव में उस फुटेज में से कुछ को दिखा सकते हैं, क्योंकि ये शायद एपिसोड में नहीं दिखाया गया। ये वास्तव में यही नीचे वाली प्रजाति थी। अभी भी बड़ी है ये, और अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाने वाले किसी भी हॉर्नेट से बहुत बड़ी है, और डिजाइन में बहुत समान है। पीला सिर, वही ऑपेसोमेट्रिक रंग, लेकिन आप देखो कि साइज की डिफरेंस पर ध्यान देने वाली बात है। आप दोनों समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल, हाँ, इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, अब एक काम करते हैं कि आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए अपना माइक्रोफोन ऑन करते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले आप कैसा फील कर रहे हैं? वाकई बेहतरीन। मैं शॉक्ड हूँ। मुझे लगता है कि मैं बीमार भी हूँ। मेरा शरीर डेफिनेटली वेनम से लड़ रहा है। मुझे नोशियस फील हो रही है। कल रात में बहुत मुश्किल से सो पाया। मैंने सूजन को कम करने के लिए अपने हाथ पर बस एक आइस पैक रखने की कोशिश की थी, और कुछ एंटीहिस्टामिन भी लिया था। नाश्ते के समय आपने बताया था कि एक बदलाव हुआ है, जैसे जलते हुए दर्द से लेकर एक्सट्रीम ईचिंग तक। हाँ, मेरे हाथ में अभी खुजली हो रही है, वो भी एकदम क्रेजी वाली, और बस मैं यही करता रहता हूँ। बस यार, मुझे पता है आपको इसे खुजलाना नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी ये बहुत खुजली कर रहा है यार। और जबकि ये दर्द लगभग उतना इंटेंस नहीं है जितना कि डंक लगने के बाद पहले 6 घंटों में था। ये रात भर में भले ही कम हो गया है, लेकिन ये अभी भी इतना अनकंफर्टेबल था कि इससे सोना लगभग असंभव हो गया था यार। खैर, मारियो और मेरे पर्सपेक्टिव से तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि ये डंक अब तक के किसी भी डंक से हुई सबसे खराब प्रतिक्रिया थी। बिल्कुल, या जैसे वास्तव में काटने जैसा। हाँ, सही है, बिल्कुल। इमीडिएट रिएक्शन जो था वो बहुत तेज सूजन थी वाकई। मेरा मतलब, हम इसे तुरंत ही देख सकते थे। बहुत सारे अन्य डंक भी थे, पर ये सूजन ग्रेजुअली हो रही थी। लेकिन वो दृश्य वाकई में यार, ऐसा लग रहा था जैसे अंडे के आकार का गांठ फूटने वाला। हाँ, हम यहीं पर एक तस्वीर लगाएंगे जैसे कि आपकी बाह पर कोई हंस का अंडा हो। हाँ बिल्कुल, ये वाकई क्रेजी था यार। और अब मुझे लगता है कि ये बुलेट चींटे के समान था। जब हॉर्नेट ने मुझे डंक मारा तो उसका डंक इतना गहरा चला गया ना कि वो वास्तव में मेरे मांस के अंदर जाके फंस गया। ये दोनों के बीच में बहुत ही दिलचस्प कंपैरिजन बना था। हाँ, जब आपने कहा ना कि डंक मेरी बाह में फंस गया था, तो मुझे बुलेट चींटे की याद आ गई, लगभग उसी सीन की तरह जहाँ ये इधर उधर नाच रहा था। हाँ खैर, और इस पल में मेरा मतलब है कि बेशक बुलेट चींटे की तरह मैं चाहता था कि आप लोग अपनी क्षमता के अनुसार उस शॉट को प्राप्त कर सके। मैंने उस कीड़े को अपनी बाह से ना हटाने के लिए और उसका डंक अच्छे से लेने के लिए मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ी। और नोट्स का जो अंत था वो ये था कि आपको काफी मात्रा में जहर इंजेक्ट किया गया था। बिल्कुल,
पैलेट की तुलना में इस कीट के आकार के अनुपात के आधार पर हमने जो कुछ भी निपटाया उसमें जाने वाले जहर की मात्रा बहुत बढ़िया है। मैं तो यकीनन यही कहना चाहूंगा कि ये शायद इस समय किसी भी कीड़े द्वारा मेरी बाह के अंदर डाला गया सबसे अधिक जहर था। एक कीड़े से। फिर भी चेहरे पर मधुमक्खियां वाला लगता है कि ये अब तक का आपका सबसे बुरा रिएक्शन था। हाँ, वो भी एक कीड़े से, मैं इसमें सहमत हूँ। हाँ, बिना किसी सवाल के। और मैं ये चाहूंगा कि इस कीट के डंक में विशाल रेगिस्तानी सेंटीपीड के काटने जैसा ही हो। रियली? जहाँ तक पसंद है। इतना बुरा? डेफिनेटली रूप से इतना बुरा। और हाँ, निश्चित रूप से मेरे हाथ के इस तरह सूज जाने के बाद सेंटीपीड ने भी ठीक वैसा ही किया। तो उस एपिसोड को फिल्माने के दौरान अपने शब्दों को पकड़ना और लिखना और आप जो कह रहे हैं कि उसके बारे में सोचना वाकई में मुश्किल है। और मुझे यकीन है कि पोस्ट प्रोडक्शन में सब कुछ शानदार तरीके से कट किया होगा, क्योंकि हम एपिसोड के एडिट होने के पहले ही इसे फिल्मा रहे हैं और आप लोग इसे एडिट होने के बाद देख रहे हैं और फिर आपने एपिसोड देखा। लेकिन मुझे लगता है कि बीच में मैं कह रहा था कि ये निश्चित रूप से टैरेंटुला से ज्यादा दर्दनाक था, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस तथ्य के बाद मुझे कहना होगा कि जापानीज विशाल हॉर्नेट बुलेट एंड को सबसे दर्दनाक डंक के रूप में तो वाकई पीछे कर देता है। वाकई में हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। और यहाँ पर कारण है, यहाँ पर बिल्कुल कारण है। अब जो बुलेट एंट है वो खुद डराने वाले फैक्टर पर काम करती है। ये वास्तव में उतनी डरावनी है नहीं, ये बस एक बड़ी चींटी है, वास्तव में एक करिश्माई चींटी है। और बुलेट एंट के पीछे कहानियां भी बहुत है। हाँ, पर वाकई में जापानी विशाल हॉर्नेट के पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। और वास्तव में जापानीज विशाल हॉर्नेट के डंक से हर साल कई लोग, मतलब 10 से 25 लोग तक मर जाते हैं। वहीं बुलेट एंट के डंक से कोई मरता नहीं, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो आपकी राय में आपको लगता है कि एक व्यक्ति जीवन को खतरे में डालने वाली स्थिति बनने से पहले ही कितने डंक तक झेल सकता है वो? मेरा अनुमान है कि शायद 10 डंक होंगे। और बेशक वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपको डंक लगा कहाँ है। तो उदाहरण के लिए जैसे आप मधुमक्खी को ही ले लें, अगर इनमें से 10 ततैया भी आप पर हमला करें, अगर आपने उनके छत्ते को नुकसान पहुंचाया और आप पे चिपक गए, उनके छोटे पैरों में पकड़ने वाले हुक होते हैं और उनके पास बड़े काटने वाले जबड़े होते हैं। आप उनके जबड़ों की कटकटाहट सुन सकते हैं और कभी कभी वो डंक भी लगा देते हैं। हाँ, कई बार डंक मारते हैं जो मधुमक्खियां नहीं कर सकती। इसलिए यदि आपके पास 10 ततैया आ गए और वो आप पर चिपक गए, तो मुझे लगता है कि इनके 10 डंक किसी को भी मार सकते हैं। हाँ, हमने जो रिसर्च किया, निश्चित रूप से हर साल वैसे ही जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल लोग मधुमक्खियों के डंक से मरते हैं, है ना? बिल्कुल। और आमतौर पर ये एक एलर्जिक रिएक्शन है, इसलिए न केवल आपको एलर्जिक रिएक्शन होने की संभावना है, बल्कि कई बड़े डंक निश्चित रूप से बहुत अधिक सूजन का कारण बनेंगे और ये वास्तव में आपके एयरवे को रोक भी सकता है। यही खतरा है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके चेहरे पर डंक मारा गया होता तो शायद ऐसा ही होता। और मेरा मतलब है ये वाकई मुश्किल है। मारियो, आप भी इस बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कैमरे के पीछे होना, अपने किसी दोस्त को इस स्थिति से गुजरते देखना, आपने इस बारे में पहले भी बात की थी। जैसे कि कायोटी में बताता है कि मुझे जवाब देने की कोशिश करो, मुझसे बात करने की कोशिश करो और यहाँ तक कि मुझसे सवाल भी पूछो, क्योंकि तुम उस अनुभव से जो गुजर रहे हो। तुम लगभग एक तरह से बुरा महसूस करते हो। लेकिन कल डेफिनेटली उन टाइम्स में से एक था जब मैं सूजन को देख रहा था और मारियो को देखकर मैं सोच रहा था कि क्या हमें वाकई परेशान होना चाहिए। जरूर, आप जानते हैं कि किसी भी डंक के लिए सबसे जो शुरुआती सेकंड होते हैं वो बहुत ही खास होते हैं, है ना? अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है और आप एंटी एप्लेक्टिक शॉक में चले जाते हैं और ये कुछ सेकंड के भीतर ही होता है, तो उस पल हम निगरानी रखते हैं आपकी स्पीच पर, आपके डंक के निशानों पर। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बिल्कुल। और एक बार जब हम इसे पार कर लेते हैं और हम मिनटों में पहुंच जाते हैं, तो अब वो एक सुरक्षित समय है। अब आप सदमे में नहीं जाएंगे, लेकिन अब हमें आपकी रियल वेनम के साथ जो आपकी रिएक्शंस हो रही है उस पर ध्यान देना है। और ये सरप्राइजिंग है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वेनम है उनके गुण या तो लंबे समय तक रहेंगे या वो क्या प्रभाव डालेंगे, इसी तरह का कुछ। तो मैं सहमत हूँ कि ये रिएक्शंस बुलेट एंड से काफी बदतर है। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि बुलेट एंड जो काटती है वो 36 घंटे बाद भी अभी जैसा दर्द कर रहा है वैसा करता है। आप वाकई इस दर्द को महसूस कर पाएंगे। मुझे तो सरप्राइज लग रहा है कि आप इसे सेंटीपीड के काटने के साथ में रैंक कर रहे हैं। यस, मेरे हिसाब से मेरा मतलब है कि हमने कैमरे के बाहर भी कई बार बात की है। जैसा कि आपने हमेशा कहा है कि सेंटीपीड का काटना हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। ये आपके हिसाब से कह रहा हूँ, आप ऐसा ही कहना चाहते थे। ये देखो वहाँ पर हिल मोस्टर। ये हिल मोस्टर के काटने जितना तो बुरा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, काटने और डंक मारने में बहुत अंतर होता है। डंक मारने से ज्यादा जहर काटने से निकलता है, लेकिन फिर से डंक का मेरी बाह में फंस जाना और फिर कई बार जहर पंप करना एक बड़ी खुराक होती है। मेरा मतलब है कि आप महसूस कर सकते हैं। मेरा मतलब आप लोग कैमरे के जरिए से महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मेरी पूरी कोहनी सूज गई है। ये आम पर सूजन के मार्क्स भी हैं। मेरे पास अभी भी शार्पी मार्कर के कुछ निशान है। ये बस उससे भी और आगे निकल गया। ये तुरंत सूजन थी। और मेरा मतलब है कि मेरी कलाई ऐसी हो गई कि अगर आप इसमें कांटा चुभोएंगे ना तो ये फट जाएगी। फट। आप दोनों आर्म्स को साथ में रखो ताकि देख सके हम लोग। हाँ ऐसे। अब हम एक काम करते हैं, इसका एक टाइट शॉट लेंगे। अब आप लोग हाथ के अगले दोनों हिस्सों को कंपेयर कर सकते हैं और डेफिनेटली अगर मैं इन्हें घुमाऊं तो भी जी बिल्कुल, ये वाला तो ऐसा लग रहा है कि ओह पॉपeye जैसा। हाँ ये वाकई क्रेजी भरा है। जैसा कि हम जल्लाद ततैया की रिहाई के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझे पता है कि आप सभी के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि
क्या वो डंक जापानी विशाल हॉर्नेट से ज्यादा दर्दनाक होगा? और ये अजीब भी है क्योंकि हमने उस एपिसोड को 1 साल से ज्यादा पहले फिल्माया था, इसलिए हमारे पास ये जल्लाद ततैया 1 साल से ज्यादा समय से है। लेकिन हमें अब लगा कि हमें इसे पहले ले लेना चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि एग्जीक्यूशनर ततैया वाला एपिसोड बिल्कुल वैसा ही है। मैं वादा करता हूँ कि आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। और अगर विशाल हॉर्नेट एग्जीक्यूशनर के बारे में कोई संकेत था कि वो कैसा होगा, मेरा विश्वास करो दोस्तों, ये वाकई में साल भर के इंतजार के लायक था। मैं हूँ काइटी पीटरसन, मैं हूँ मार्क विंस, मैं हूँ मारियो एल्डिकोवा। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। तो मिलेंगे अगले बेस कैंप एडवेंचर पर। चलो चाय वाय पीते हैं यार। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।